नमस्कार दोस्तों। अब हम आज की इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ए लोड टेक्स ए करंट आई एट ए पावर फैक्टर कॉस थीटा। देखो, एक लोड आई करंट ले रहा है जिसका पावर फैक्टर है कॉस थीटा। द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट, उस करंट की वाटलेस कंपोनेंट क्या होगा? आई कॉस थीटा होगा, या आई साइन थीटा होगा, या आई टेन थीटा होगा, या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो करंट लोड ले रहा है, मान लो वो आई करंट है, ये वाला करंट आई है, तो इस करंट का दो कंपोनेंट होता है। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको क्या कहते हैं ना? वाट फुल कंपोनेंट कहते हैं। और जो हमारा वर्टिकल होता है इसको क्या कहते हैं ना? वाट लेस कंपोनेंट कहते हैं। जो वाटफुल कंपोनेंट है इसका फॉर्मूला क्या है? आई कॉस थीटा होता है, आई कॉस थीटा होता है। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, वाटलेस कंपोनेंट, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना? आई साइन थीटा होता है। तो क्वेश्चन में क्या है? द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ द करंट। तो क्या होगा? वाटलेस कंपोनेंट ये वाला है जो वर्टिकल होता है, इसका फॉर्मूला है आई साइन थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आई साइन थीटा इज द करेक्ट आंसर। और अगर वाट फुल कंपोनेंट होता तो आई कॉस थीटा होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रांसफार्मर इज सो डिजाइंड दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव। देखो, जो ट्रांसफार्मर का दो वाइंडिंग होता है, मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में रिलेशन कहता है कैसा रहता है? हाई लीकेज रिएक्टेंस रहता है, या लार्ज रेजिस्टेंस रहता है, या टाइट मैग्नेटिक कपलिंग रहता है, या गुड इलेक्ट्रिकल कपलिंग रहता है। देखो, जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर आई भी नहीं होगा। तो क्या होगा ना? ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में सिर्फ मैग्नेटिक कपलिंग रहता है। मीन्स ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या होता है? लिंकेज होता है। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में लिंकेज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ना? टाइट मैग्नेटिक कपलिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए 3 फेज 4 वायर अनबैलेंस सिस्टम दी। देखो, 3 फेज 4 वायर मीन्स मान लो 1 2 3 फेज हो गया, ये एक फेज, ये और एक फेज, ये एक फेज, लेकिन 4 वायर तो और एक वायर है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। 3 फेज 4 वायर बन गया। उसके बाद दी करंट इन द न्यूट्रल, ये जो न्यूट्रल वायर है इसका करंट कितना है? 18 एम्पियर। तो न्यूट्रल में 18 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा? जीरो सीक्वेंस करंट क्या होगा? तो जीरो सीक्वेंस करंट का एक फॉर्मूला है। देखो, जीरो सीक्वेंस करंट इज इक्वल टू 1/3 इंटू करंट इन न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर में कितना करंट है? कितना है? 18 है, तो इधर हम 18 लिखेंगे। इसको करंट कितना होता है? 6 होता है, 6 एम्पियर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज 6 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। जीरो सीक्वेंस करंट इज 6 एम्पियर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर डोमेस्टिक लोड। देखो, जो डोमेस्टिक मीन्स घर में जो यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज करते हैं, या सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, या 3 फेज 3 वायर सिस्टम, या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो हमारे घर में होता है एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है, तो ये कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 आई, सिंगल फेज 2 वायर मीन्स एक फेज एक न्यूट्रल। ऑप्शन नंबर 2 आई इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सैग ऑफ एन ओवरहेड लाइन इज अफेक्टेड बाय। सैग, किसी भी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का जो सैग होता है, ये 4 ऑप्शन में से किस पर वो अफेक्टेड होता है? कंडक्टर की वेट के ऊपर, वेट से अफेक्टेड होता है, या स्पान और टेंशन से अफेक्टेड होता है, या वाइंड और टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव से क्या होता है? ट्रांसमिशन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का सैग अफेक्टेड होता है। तो कैसे होता है? देखो, पहले देखो सैग क्या होता है। मान लो ये ट्रांसमिशन लाइन के 2 इलेक्ट्रिक पोल है, दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं ना? इसको स्पान कहते हैं, स्पान। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वायर ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है, ऐसे ही आता है। ये जो डिस्टेंस बीच में जो डिस्टेंस बनता है इसको क्या कहते हैं? इसको ही हम सैग कहते हैं, SAG सैग कहते हैं। ये जो सैग है
ये किस पर डिपेंड करता है, ये कंडक्टर की वेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वेट वाला होगा तो ज़्यादा नीचे आएगा, साग का वैल्यू उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 स्पान एंड टेंशन। देखो, और स्पान क्या है, स्पान मीन्स दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस। और ज़्यादा डिस्टेंस, मान लो ये इसका साग ऐसा है, अगर थोड़ा डिस्टेंस हम ये जो पोल है इसको थोड़ा इंक्रीज हो गया, मीन्स ये थोड़ा ऐसा आएगा तो साग और इंक्रीज हो गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। उसके बाद हुआ एंड और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो ये जो हमारा कंडक्टर है इसका एक थोड़ा एक्सपांसन होगा, जिससे क्या होगा ना, साग भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए साग, ये 4 ऑप्शन में से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और देखो साग का एक फॉर्मूला है, साग का फॉर्मूला है कि साग इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 8T। डब्ल्यू मीन्स क्या होता है, वेट ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका वेट, वजन कितना है। उसके बाद एल क्या है, एल होता है स्पान लेंथ, दो कंडक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको स्पान लेंथ कहते हैं, इसको एल कहते हैं। ये जो एल है इसका स्क्वायर, स्पान लेंथ की स्क्वायर, डिवाइड बाई 8 इंटू टी क्या है ना, जो कंडक्टर है उसका जो टेंशन फोर्स रहता है उसको टी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ ना, साग इक्वल टू WL² डिवाइड बाई 8T। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड पावर फैक्टर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन का कंडक्टर होता है, मान लो ये हमारा एक ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो इधर 3 वायर है, ये कंडक्टर है, अगर इसमें जो वोल्टेज था उसका वैल्यू को, वोल्टेज का वैल्यू और पावर फैक्टर दोनों का वैल्यू हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ज़्यादा करेंगे। तब क्या ये जो उसका कॉस्ट क्या होगा, ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसका कॉस्ट में क्या फर्क आएगा, डिक्रीज होगा, कम होगा कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, अनअफेक्टेड जितना था उतना ही रहेगा, या इंक्रीज एक्सपोनेंटल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। देखो ये जो कंडक्टर है, अगर हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करते हैं तब क्या होता है, और पावर तब ज़्यादा वोल्टेज में क्या होता है ना, जो कंडक्टर है उसका साइज कम होता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज हम इंक्रीज करेंगे कंडक्टर का साइज उतना हमें कम करना होता है। उसके बाद अगर हम वोल्टेज का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है ना, लॉस ऑफ जो लॉस का जो परसेंटेज होता है, लॉस वो मीन्स लॉस कम होता है, परसेंटेज ऑफ लॉस कम होता है। इसीलिए क्या होता है ना, जब हम वोल्टेज और पावर फैक्टर किसी ट्रांसमिशन लाइन के इंक्रीज करते हैं तो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर होता है उसका कॉस्ट में क्या होता है, कम होता है, कॉस्ट कम होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर नो स्टैंड बाई लॉसेस इन डैश प्लांट। देखो इधर 4 पावर प्लांट है, एक स्टीम पावर प्लांट है, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चौथा डीजल पावर प्लांट है। तो इनमें से कौन सा पावर प्लांट में स्टैंड बाई लॉसेस नहीं होता है। देखो इसका आंसर होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो देखो क्यों, पहले देखो स्टीम पावर प्लांट क्या होता है, स्टीम स्टैंड बाई कंडीशन मीन्स क्या होता है, इमरजेंसी के लिए जो यूज होता है उसको स्टैंड बाई कहते हैं। मीन्स स्टैंड बाई कंडीशन में वो यूज नहीं होता है, लेकिन कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन यूज नहीं होता है। तो स्टीम पावर प्लांट को चलने के लिए कोयले की ज़रूरत होता है, तो इसीलिए कोयले ये लॉसेस होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे चलता है, यूरेनियम से, ये भी यूरेनियम का लॉसेस होता है। और डीजल पावर प्लांट में क्या होता है ना, डीजल का यूज होता है, तो ये भी लॉस होता है। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है ये पानी से चलता है। डैम, एक डैम होता है, उसमें वाटर रिजर्व होता है, वाटर नीचे से गिरता है, उसे ऑल्टरनेटर घूमता है। तो इसमें कोई भी लॉस, सिर्फ पानी गिरता है, कोई भी लॉस नहीं होता है। तो इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टैंड बाई लॉसेस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द सेम रेटिंग द पावर फैक्टर ऑफ ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर के बीच में रिलेशन क्या है। मान लो ये हमारा एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और ये हमारा एक 3 फेज इंडक्शन मोटर है। तो देखो इसमें रेटिंग सेम है, सेम रेटिंग मीन मान लो ये 25 है, ये भी 25 है। तो इसी कंडीशन में किसका पावर फैक्टर कम है और किसका पावर फैक्टर ज़्यादा है। तो जो सिंगल फेज है उसका पावर फैक्टर क्या होगा, कम रहेगा। किससे, ये 3 फेज इंडक्शन मोटर से थोड़ा कम रहेगा। इंडक्शन मोटर मीन्स ये लैगिंग पावर फैक्टर ही रहेंगे, लेकिन लैगिंग में भी तो और ज़्यादा कम रहेगा हमारा सिंगल फेज वाला, और जो 3 फेज है थोड़ा ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा। तो इसीलिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो पावर फैक्टर लेस रहेगा, लेस देन द 3 फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड पोल्स एंड आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन आर लैमिनेटेड। देखो किसी भी डीसी मशीन का जो पोल होता है और आर्मेचर होता है उसको हम लैमिनेशन क्यों करते हैं? उसका आंसर है ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं। ईडी करंट लॉस क्या होता है? ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिस लॉस ये दोनों को मिलाकर क्या बनता है ना, आयरन लॉस बनता है। आयरन लॉस एक कांस्टेंट लॉस है और इस ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं और हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ना, रिड्यूस द ईडी करंट लॉस लैमिनेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट्स आर जनरली मेड बाय। देखो ये जो शॉर्ट्स होता है हम कॉपर से, एल्युमिनियम से, सिल्वर से या मैंगानीन से बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा मैंगानीन। तो देखो ये शॉर्ट क्या होता है, जो हमारा एमीटर होता है, एमीटर जिसे हम करंट का मेजर करते हैं। मान लो एक एमीटर 5 एम्पियर तक करंट को मेजर करता है। अगर हमें 5 से ज़्यादा करंट को मेजर करना होगा, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर मेजर करना होगा, तो हम क्या करेंगे ना, शॉर्ट का यूज करते हैं जो एमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्शन होता है, एक रेजिस्टेंस कनेक्शन करते हैं, उसको क्या कहते हैं ना, शॉर्ट कहते हैं। जिससे हम एक एमीटर का जो मेजरिंग वैल्यू होता है उसको हम एक्सटेंड करते हैं ज़्यादा करंट को मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आई भी मैंगानीन से बना होता है शॉर्ट्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।